मतलब बॉयज को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है आज की डेट में। कोर्ट में महिला एक बार जाके कह दे कि हमारे साथ ये हुआ है तो मान लिया जाता है, और पुरुष पूरा परिवार चिल्ला रहा है, पूरा गांव चिल्ला रहा है कि भैया इसके साथ गलत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं माना जा रहा है। यू नो व्हाट दिस गाय इज अ टॉलीवुड हीरो। मर्द भी ना बहुत कमज़ोर होता है अंदर से। किसी की भी वाइफ जो है वो अगर एडल्ट्री में आ जाती है तो पति को सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगती है। हो सकता है मारने के बाद सांप से कटवा दिया जाए। इवन एनिमल्स के लिए भी आयोग है, लेकिन मेंस के लिए आयोग नहीं है। जजेस वगैरह उनका कोई मोटिव ही नहीं होता केस सॉल्व करने का, उनका ये रहता है कि कैसे भी आदमी से पैसा खींचा जाए। मेन को एक एटीएम की तरह देखा जाता है। वही मैं देख रही हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत पुरुषों को देख रही हूँ, बट आपको देखकर मुझे लगा कि महिला भी आई है इसमें, तो ये क्या कहानी है? बस ये कि ये अत्याचार हो रहा है बुजुर्गों के ऊपर, ये बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार है जो इसको देखना चाहिए। भी सह सकते हैं कि नहीं सह सकते। जो दो नंबर और जो राक्षस टाइप की जो औरतें होती हैं उनको सारे कानून पता होता है, उनको बाकी वकील भी सिखाते हैं कि आप इसको ऐसे पकड़ो, इनको ऐसे घुमाओ, इनको इस तरह से फंसाओ, इनको ऐसे से घुमाओ और ऐसे से इनको पीछे पीछे भगाओ अपने। अगर आपने गलत किया है तो आप उसकी सज़ा भुगतेंगे ही। सत्याग्रह इस शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना। ब्रिटिश शासन के दौरान ये शब्द का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब है साल 2025। सत्याग्रह फॉर मेन जो है वो आयोजित किया गया है जंतर मंतर में, जहां पुरुषों के हक की लड़ाई के लिए ये पूरा आयोजन किया गया है। पुरुषों के खिलाफ जितने भी झूठे केसेस दायर किए जाते, कई तमाम केसेस ऐसे आए, जैसे कि अतुल सुभाष केस हो गया, जहां पर पुरुषों को प्रताड़ित किया गया और उनसे पैसे ऐंठने की कई बार कोशिश की गई। इसी के खिलाफ हज़ारों पुरुषों की लड़ाई है ये कि हमारे खिलाफ ऐसे केसेस हुए हैं, लेकिन उनका कोर्ट में कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। तारीख पर तारीख आती जा रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। इसी सत्याग्रह फॉर मेन में पुरुषों की क्या कहानी है वही हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। कि किसी गुलेल का शिकार बेजुबान वो परिंदा फिर भरे उड़ान यही चाहता हूँ, हर शख्स बने इंसान यही चाहता। बीते कुछ महीनों में पुरुषों के खिलाफ प्रताड़ना के कई केसेस देखने को मिले। अतुल सुभाष केस जो सबसे बड़ा केस बन गया पूरे देश का, इन्हीं केसेस के खिलाफ सत्याग्रह फॉर मेन जो है वो आयोजित किया गया है जंतर मंतर में। आज उन्हीं से जानेंगे कि पुरुषों को लेकर उनकी क्या मांगे हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नमस्ते दिल्ली, मेरा नाम आनंद बागड़े है और मैं जेंडर इक्वलिटी ऑर्गेनाइजेशन नागपुर महाराष्ट्र इससे बिलोंग करता हूं, और हम लोग वो चैप्टर लीड करते हैं वहां पे, और ये कार्य हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या है एग्जैक्टली मांगे, आसान भाषा में समझाएं। इसमें ऐसा, यहाँ पे जितने भी लोग आज आप देख रहे हैं जो जमा हुए हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, किसी को कोई फंडिंग भी नहीं है। हम लोग एक आम आदमी हैं। आम आदमी बोले तो मैं एक आम इंजीनियर हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ। मेरे साथ में 25 लोग जो मेरे साथ में आए वो भी पूरे प्राइवेट जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। वो आज उन्होंने यहाँ पे एक उपस्थिति दर्ज की है। इसके बैनर के नीचे जो हमारा सेव इंडियन फैमिली का मेन वेलफेयर ट्रस्ट है, लेकिन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भीड़ जमी है उसमें ऐसा कोई भी नहीं आपको दिखेगा कि जिसको कोई एक एक्सटर्नल फंडिंग है। तो आप ये समझिए कि 20 साल से जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कुछ तो इफ़िशेंसी या कुछ तो ये रहेगा कि इतना लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ खड़े हैं, जबकि उनके साथ में ये हो चुका है। लेकिन आज हम जो खड़े हुए हैं वो हमारे लिए नहीं खड़े, हमारा जो होना है हो गया, लेकिन आगे वाले पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं उसके लिए आज हम खड़े हैं। क्या आपसे भी जुड़ी कोई कहानी है जो आप बताना चाहेंगे कि किसी पुरुष को आपने देखा हो ऐसे प्रताड़ित? नहीं, देखिए, हम तो कहानी डेली का देखते हैं। हम लोग वीकली मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी सैटरडे धंतोली गार्डन में नागपुर में। 6:30 से 8:30 2 घंटा हम लोग देते हैं, बिकॉज ऑल आर वर्किंग। तो वो अपना 2 घंटा देते हैं। तो जो भी विक्टिमाइज होता है इसके लिए जो है हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं। हम कैलेंडर बांटते हैं हर एक पुलिस स्टेशन में, जिसमें कि हमारा जो एक हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। तो इवन पुलिस वाले भी हमको बोलते हैं कि देखिए, वो जो विक्टिमाइज जो रहता है वो पूछता है कि अभी मेरे लिए कौन सी जगह है। तो वो कैलेंडर की तरफ में, वो नंबर की तरफ में उंगली करके बोलते हैं, दिखा के बोलते हैं आप यहाँ पे कांटेक्ट करिए। उसी में एवरी वीक 7 विक्टिम्स हमारे पास में आते हैं कि यानी पुलिस भी कैलेंडर का नंबर दिखाती है कि आप इनसे संपर्क। हम लोग कैलेंडर हमारा एनजीओ का बांटते हैं, उसमें एक नंबर है 888249 जो ऑल ओवर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है।
उसमें वो कॉल करने के बाद में वो हमारे से संपर्क में आते हैं, फिर हम लोग उनका एक काउंसलिंग करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जो 2 घंटा जो हम उसमें करते हैं उसको एक कंधा देते हैं कि बाबा नहीं तू ही अकेला नहीं, हम भी है, हमने भी झेला है, जो ठीक है ये समय है लेकिन ये समय भी बदलेगा। क्यों ये सब जो काउंसलिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि सुसाइड्स नहीं होना चाहिए, आपको फाइट करना है विदाउट वायलेटिंग द लॉ। तो लॉ को जो है जिस तरीके से हमने समझा है तो वो उनको हम उस तरीके से फाइट करने का हम उनको प्रोत्साहन दें। अच्छा, मांगे बताइए क्या क्या? हमारी मांग यही है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। आज हम यहाँ पे जो है यहाँ पे इतिहास लिखेंगे, यहाँ पे इतिहास लिखे हम लोगों ने, ये इतिहास में दर्ज जरूर होगा कि यहाँ पे इतने ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग आए सिर्फ पुरुष आयोग के लिए। क्यों पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अभी किसी के पास में भी कोई फिगर नहीं है कि एक पुरुष के साथ में वो क्या कर रहा है, वो क्या झेल रहा है। वो पता करने के लिए आपको कुछ तो एक लगेगा जो डाटा कलेक्शन करेगा। अभी बाकी आयोग है लेकिन इवन एनिमल्स के लिए भी आयोग है, लेकिन मेंस के लिए आयोग नहीं है। आज समय की जो मांग बोल रही है कि अभी ये बढ़ चुका है, अब इसके लिए जब तक के आयोग नहीं बनेगा तब तक कि उनको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से आदमी हर जगह से मारा जा रहा है। वो एक बेटा बन के, एक भाई बन के, एक नौकरी करने वाला नौकर बन के, बीवी को मेंटेनेंस देने वाला बन के, लास्ट तक के वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहा है। वो नहीं होना चाहिए। और देखिए ये जो वर्क फोर्स है, जो बोलते हैं गवर्नमेंट बोलती है कि 35% मेरे पास में वर्क फोर्स है, यानी कि यंग वर्क फोर्स। अगर ये यंग वर्क फोर्स अगर वो केसेस हैंडल करेगा तो हाउ ही कैन कंट्रीब्यूट द इंडियन इकोनॉमी और अपना भारत देश आगे कैसे जाएगा? आपको नहीं लगता कि कुछ जो पिछड़ी वर्ग की महिलाएं हैं वो दबाव में आकर ऐसा नहीं बोल पाती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ है? अगर ये कमीशन बन गया तो उनके ऊपर और ज़्यादा जोर पड़ जाएगा आगे ना आने का। नहीं, देखिए दबाव कैसा बनेगा, ऑलरेडी जो है वुमेन्स का कमीशन है, वो अपने बात वहाँ रख ही रही है। आदमी के लिए तो कोई है ही नहीं कमीशन, वो बात कहाँ रखेगा? मेन है कि जब अपन बोल रहे हैं कि बाबा दोनों इक्वलिटी की बात करेंगे तो दोनों को एक समान अधिकार दिया क्यों नहीं जा रहा है? जब उनके लिए आयोग है तो फिर आदमियों के लिए भी आयोग बना दीजिए। वो उनकी सुनेंगे या इनकी सुनेंगे? आपको नहीं लगता कि अभी और भी जेंडर्स आ रहे हैं, जैसे LGBTQ वाले भी आ रहे हैं, तो कल को अगर वो आ गए कि भाई हमारे लिए भी नेशनल कमीशन बनाए तो फिर उनके लिए कमेटी बनाई गई है, मैं कमीशन की बात कर रही हूँ। नहीं, देखिए उनके जो प्रॉब्लम्स है फिलहाल में, देखिए दे आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स मैरिजेस, है कि नहीं? उसमें वो जो तुम्हारा एक अपने इंडिया का एक सबसे स्ट्रॉन्ग बात क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर। मैरिज इंस्टीट्यूशन है लेकिन वो इंस्टीट्यूशन अभी ये सब चीज़ों से कमज़ोर होते जा रहा है। मैरिज इंस्टीट्यूशन ही कमज़ोर नहीं होते जा रहा है। इवन यू गो फॉर द वर्क प्लेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिल, वी आर नॉट सेफ इन वॉकिंग इन द स्ट्रीट ऑल्सो, कहीं पे रेप केस लग जाएगा। आज एक इंसिडेंस ऐसे ही हमारा महाराष्ट्र में हुआ था, बस में सीट नहीं दिए औरत, वो गुस्से में रेप केस लगा दिया। मतलब जितने भी झूठे केसेस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए हम झूठे केसेस आपको नहीं बोल सकते, अब अगर वो कुछ भी कंप्लेंट डाल रहे हैं तो दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली, है कि नहीं? यहाँ पे क्या होता है कि जो महिला ने एक बार रेटिंग में दे दिया उसी को सच मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में वो एक्विटल होता है, कितने साल बाद? 20 साल बाद। लेकिन वो उस वक्त में उसने स्टिग्मा क्या झेला था, उसका हिसाब कौन देगा? आज जैसे हम लोग हैं 20 साल से झेल रहे हैं, हमारे 20 साल कोई वापस ला के दे सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, आगे के 20 साल वैसे ना हो, क्योंकि किसी का बच्चा भी अगर फंस रहा है तो उसके साथ में महिलाएं भी पीड़ित हो रही है, उनकी माताएं हो रही है, उनकी बहनें हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपकी लड़ाई महिलाओं के खिलाफ नहीं है, इक्वालिटी की। देखिए इक्वालिटी की ही हम बात करेंगे, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि महिलाओं के खिलाफ है। मैंने पहले भी बोला कि खिलाफ रख के करना क्या है। मैं वो ये बोल रहा हूँ कि जो मर्दों की जो बात है, आज के तारीख में मेंस इतने जो जमा हुए हैं, जो आपने सुना भी है कि 2 लोग तो बिहार से साइकिल चलाते हुए आए, कुछ तो इसमें ये फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो उसको सरकार को या मीडिया के आपके सबसे मेन जो स्तंभ है उसके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं बस कि ये भी एक इशू है और उसको इनकाउंटर करना बहुत जरूरी है। सर आप कह रहे हैं पुरुष प्रधान देश है, पुरुष ही लड़ा है कि औरतों को इंसाफ मिले, उसके लिए लॉ बने, जस्टिस बने। आप बताइए पार्लियामेंट में पहले कितनी महिलाएं थी? नहीं थी ना।
आदमियों ने ही बताया, उनको दिखा ये चीज़ें कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ स्टॉप होनी चाहिए। पुरुषों ने ही लॉ बनाए कि भाई ये लॉ बनने चाहिए, बट हमने अब क्या कर दिया, हमने उसको मिसयूज़ करना चालू कर दिया। हमने कर दिया, बताइए। अब सर कह रहे हैं कि फेक रेप केस चल रहा है। फेक रेप केस चलना आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी गलत बात है, किस तरीके का गलत इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। मैन जो बॉर्डर्स पे खड़ा है, वी आर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम व्हाट वी आर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम। अगर हम खुद ही ख़त्म हो रहे हैं, हम आदमी खुद ही यहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं, लड़ के केसेस 30 साल 20 साल। अभी मैं केस सुन रहा था केरला का, वो जज के पास गया, केस एक आदमी खड़ा है, कह रहा है सर मेरा 2013 से केस चल रहा है, प्लीज़ उसको जल्दी कर दीजिए। जज कहता है कि मैं 2008 का केस लड़ रहा हूँ। वी आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन इंडिया। ये बहुत गलत चीज़ है आज की डेट में। बट आपको नहीं लगता कि महिलाओं के केस में भी जस्टिस डिले होता ही होता है? मैम इसी वजह से डिले हो रहा है। आप खुद सोचिए, जब फेक केसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे, आप एक इंसान है, मेरी भी एक कैपेसिटी है, मैं 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम कर सकता हूँ। आपकी भी एक कैपेसिटी है कि आप 16 घंटे में माइक लेके खड़ी रह सकती, जज की भी एक कैपेसिटी है। बट जब केसेस इतना आउटबस्ट हो जाएगा देश के अंदर कि इतने फेक केसेस आ जाएंगे, तो जज क्या करेगा? वो भी तो यही कहेगा भाई मेरे पास 2018 का केस है, मेरे पास 2010 का केस है, 2002 का केस है। आज 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं देश के अंदर, उसमें से 3 करोड़ मैट्रिमोनियल केसेस हैं। ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है हमारे लिए कि हम इतने ज़्यादा पेंडेंसी रख रहे हैं अपने देश के अंदर और उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते थे, आप बताइए। मैडम जैसे मैं मरिंडा से हूँ, चंडीगढ़ से, आवाज़ पावर ऑफ मैन हमारी संस्था है, NGO है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे 498 A एक्ट है, मतलब कि दाज दहेज किया है, वो लड़कियों के बेनिफिट के लिए बनाई होती है। कुछ लड़कियाँ परसेंटेज है जिनके साथ मतलब कि बुरा हो भी रहा है। मतलब हाँ, ये ज़रा समझा दीजिए। हाँ जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई लड़कियों के साथ चलो दाज दहेज मांगा भी जाता, कुछ चीज़ होती है, मतलब उसकी एक मिसयूज़ हो रहा है 498 A एक्ट का। अगर एक लड़की 498 A एक्ट लगाती है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हाँ यार उस लड़के ने दाज दहेज मांगा है या नहीं मांगा। और दूसरी एक चीज़ और बार बताना चाह रहा हूँ, कुछ लड़कियों का होता है कि वो खुद जॉब कर रही होती हैं, उसके बाद भी 128 125 का खर्चे का केस लगा रही हैं। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि लड़की खुद भी कमा रही है और ऊपर से वो मनी भी मांग रही है अपने हस्बैंड से। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 498 A एक्ट जो लग रही है, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हाँ यार वो लड़के ने दाज दहेज मांगा भी है या नहीं मांगा। ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, आप नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी लॉ, वी आर अगेंस्ट ऑफ मिसयूजिंग ऑफ लॉ। तो मिसयूजिंग ऑफ लॉ इतना बढ़ गया है, तो जो एक्चुअल केसेस है उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। डेट इज वाई आप अभी बोल रही है कि जो रियल विक्टिम वुमेन है उनको न्याय नहीं मिल रहा, बिकॉज मिसयूज ऑफ लॉ इतना अधिक हो गया है कि उससे उनको भी वो डाउट की कैटेगरी में देखा जाता है। तो मिसयूजिंग ऑफ लॉ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और जनरली इन केसेस में क्या होता है, जजेस वगैरह उनका कोई मोटिव ही नहीं होता केस सॉल्व करने का, उनका ये रहता है कि कैसे भी आदमी से पैसा खींचा जाए। तो उसके लिए जजेस इटसेल्फ द डील कि यार कितना दोगे, इसको दो तभी तुम्हारा केस आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक पैटर्न सा बन गया है और ये पैटर्न आज एक ट्रेंड सा बन गया है। तो ये ट्रेंड सही नहीं है। और अभी सुभाष जैसे कैसे, सुभाष की क्या कंडीशन थी? सुभाष की यही मजबूरी थी कि वो पैसा नहीं दे पा रहा था। आदमी अपने पास 4 लीटर या 5 लीटर खून रखता है और पैसा करोड़ों रखता है, लेकिन पैसा करोड़ों लेने के बाद भी उसका 5 लीटर खून भी ले लिया जाता है। अब बताओ ये कोई वो है? महिला यहाँ तक कोर्ट में महिला एक बार जाके कह दे कि हमारे साथ ये हुआ है तो मान लिया जाता है, और पुरुष पूरा परिवार चिल्ला रहा है, पूरा गांव चिल्ला रहा है कि भैया इसके साथ गलत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं माना जा रहा है। आपके साथ ऐसा कोई केस? ऐसे हमारे दोस्त के साथ हुआ है, योगेश के साथ हुआ है। योगेश थाने में ही बैठा है। क्या हुआ था सर? हाँ बताइए। योगेश सर्विस में है, आर्मी में, और वो थाने में बैठा था जब उसकी फैमिली सुसाइड की है या महिला के पक्ष वालों ने उसको मारा है, लेकिन उसको पता नहीं है। और थाने में बैठने के बावजूद भी वो आज 4.5 साल से जेल में बंद है, निर्दोष होते हुए भी, जबकि CO और SHO और वहाँ के अधिकारी सब जानते हैं कि योगेश थाने में बैठा है। हम दोस्त को छुटाने के लिए आज 4 साल से प्रयास कर रहे हैं लगातार, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक भी हम गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीचे अदालत का डिसीजन लो। 4 साल से हम लगातार उसके लिए, क्या डिसीजन आ रहा है? अभी कोई डिसीजन ही नहीं आ रहा। तारीख पे तारीख समझे, पूरी तरह से पैसा बर्बाद हो गया। एक सर्विस वाला आदमी अगर उसकी औरत मर जाती है तो वो पूरी तरह से, जब वो क्या कहते हैं, सर्विस उसी वक्त
सरकार भी ऐसा करती है कि उसकी सर्विस का जो पेमेंट है वो तुरंत रोक देती है कि केस हो गया, अरे केस हो गया तो उसको खाने पीने को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। वो बंदा देश के लिए सेवा कर रहा है। अगर हमने 10 साल सर्विस करी है, हमने देश की सेवा करी है, तो अगर हम जेल गए हैं तो हमें खाने के लिए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। उसके लिए हम एक एक पाई के लिए जेल में तरसते हैं और उसके बाद घर वाले किस तरह बुरी कंडीशन में महिलाओं वालों का भी पूरा पैसा देते हैं, जो वो मांगती है उनको भी देते हैं और उनके बच्चों का भी भरण पोषण करते हैं। कोर्ट कहता है कि बच्चे तुम्हारे हैं, बच्चों का भी भरण पोषण करते हैं और महिला आराम से पति जेल में रहता है और महिला आराम से कहीं भी आ जाता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। सास ससुर के पास रहती नहीं है, वो मनाइता रहती हैं, उन पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। हम चाहते हैं पुरुष को भी समानता मिलना चाहिए, पुरुष की भी हर जगह बात सुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है सर, आप कुछ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना लॉ जेंडर बायस्ड होना चाहिए। पोस्टर दिखा दीजिए जरा, क्या है पीछे दिखा लीजिए। जेंडर बायस्ड लॉ बनना चाहिए। लड़की और लड़का दोनों के प्रति अगर दोनों गलत हैं तो मतलब सेम लॉ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिले और लड़कों को मतलब फंसाया जाए। तो अतुल सुभाष केस से हिम्मत आई है थोड़ी बहुत? हिम्मत क्या आई है, लोग आज ये जितने खड़े हैं ना, इसमें नौजवानों के अंदर इतना हो गया कि अब हमको शादी ही नहीं करना है। और ऐसे ही अगर होता गया ना तो आने वाले टाइम में लोग शादी करना पसंद ही नहीं करेंगे। अब ये जैसे भाई साहब कैमरा लेके बैठे हुए हैं, अभी इनके मन में भी डाउट होगा कि शादी करूं या नहीं करूं। सीरियसली इनके मन में डाउट होगा। मैं खुद जर्नलिस्ट हूं तो आई कैन टेल यू दैट थिंग। वी हैव लॉट ऑफ डाउट्स, वी आर नॉट गोइंग टू मैरी। बिल्कुल बहुत मुश्किल है कि लोग आज किसी आप अच्छी लड़की भी होगे ना तो भी लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। यार ये मतलब क्या पता आगे जाके इसकी कॉफ़ी में कुछ मिल जाए, चाय में मिल जाए, हो सकता है मारने के बाद सांप से कटवा दिया जाए, हो सकता है कि तुम इतना डिप्रेस हो जाओ। मैम एक्चुअली पता है क्या है, मर्द भी ना बहुत कमज़ोर होता है अंदर से। लोग क्या सोचते हैं ना, मर्द मस्कुलाइन एनर्जी ज़रूर है लेकिन हर्टफुली वो बहुत ही वीक है। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये है, अगर वीक होगा ना, लड़की रो सकती है, लड़का नहीं रो सकता, ये प्रॉब्लम है। लड़का रोएगा ना तो उसे बोलेंगे यार ये पागल इंसान है। तो ये एक प्रॉब्लम ना, तो हम अपना सोसाइटी का भी प्रेशर है उसको। सोसाइटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, सब प्रेशर है। माय मदर इज कॉलिंग मी, शादी कर लो मैंने, आई विल हायर अ नर्स फॉर हर हु विल टेक केयर ऑफ हर, है ना। मतलब लेकिन शादी नहीं करना इसलिए कि माँ बाप के लिए हम करते हैं, फिर उन्हीं को वो 398 498 लगा के दहेज एक्ट में जेल भेज देते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है मैम, वो रेलवे में जॉब करता था। अब मतलब थोड़ा बहुत तो अपसेट डाउन होता है मैरिज में, किसी भी मैरिज में या रिलेशनशिप में, दोस्ती में भी हो जाता है। तो उस लड़के ने क्या किया, मतलब उसको कुछ डांट दिया होगा, लड़की ने जाके सुसाइड कर लिया। अब ठीक है, मान लो लड़के की गलती भी होना तो चलो वो जेल गया, वो जेल में है 3 साल से, लेकिन उसके जो इनोसेंट माँ बाप हैं जो उस टाइम पे थे भी नहीं, वो भी जेल में है। तो आप समझिए 10 साल की सज़ा पड़ गई है तीनों को, रिटायर और छोटा सा बच्चा है जो कि सफ़र कर रहा है। तो मैं कहने का मतलब इतना ही है मैम कि ना थोड़ा तो मतलब सही होना चाहिए। एक और जो जेन्युइन लड़कियां हैं ना, मैं सीरियसली उनकी भी बात करूंगा, जो बेचारी अदालत तक नहीं पहुंच पा रही हैं, कोर्ट तक, उनका शोषण सालों से होता है। मुझे लगता है 50 to 60% ऑफ गर्ल्स जो स्कूल में हैं, उनके घर वालों के द्वारा उनके साथ भी गलत होता ही है, लेकिन वो कभी रिपोर्ट नहीं होता। बट जो रियल रीज़न है ना, रिपोर्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और जो सिर्फ बॉयफ्रेंड है तो इसके खिलाफ डाल दो, मेंटेनेंस लेके इसके साथ एंजॉय करना, ये क्या है यार, ये तो बहुत ही घटिया काम है ना। तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? इसके पीछे कारण तो पता है, कारण मैं बताता हूँ मैम। एक्चुअली कारण क्या है कि जब हमारी वाइफ, किसी की भी वाइफ जो है, वो अगर एडल्ट्री में आ जाती है तो पति को सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगती है। और इसी कारण सबसे ज़्यादा झूठे केसेस देश में बढ़ रहे हैं। 498 है, DB12, 125, ये सारे केसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं। इसीलिए पुरुषों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं, क्योंकि उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उन्हीं के साथ बुरा किया जाता है और झूठे इल्ज़ाम लगाने के बाद जो है उनको जेल भेजा जा रहा है। हमारे कानून में एडल्ट्री कैसे लीगल हो सकती है? मतलब एडल्ट्री को आपने लीगल दर्जा दे दिया है। आप सोचिए, अगर मान लो कोई लड़की भी हो, वो कैसे ये एक्सेप्ट कर सकती है कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ जाए और वो लीगल ना हो? इस पे लीगल होना चाहिए। अगर आपने मैरिज की है, यू कम टू इंस्टीट्यूशन, तो उसके खिलाफ अगर आप जाते हो और ये प्रूव होता है ना, तो एक बेसिस मिलना चाहिए मैन को कि भाई कोई भी लड़का या लड़की ना किसी ऐसे मर्द के साथ या औरत के साथ नहीं रहना चाहेगा जो किसी तीसरे मर्द के साथ फिजिकली और इमोशनली इन्वॉल्व है। तो ये पता नहीं क्या मजाक चल रहा है मैम, सीरियसली। ये तो दोनों साइड के लिए ट्रू है ना। पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, एडल्ट्री में अभी एक कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है और उसको एक बच्चा होता है एडल्ट्री से, देन हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दैट चाइल्ड, जो कि गलत है।
एंड यही मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मेन को एक ATM की तरह देखा जाता है कि सब जो वेल क्वालिफाइड वाइफ्स भी है वो भी एलिमनी एंड मेंटेनेंस कोर्ट्स उनको देती है, उनका क्वालिफिकेशन या इनकम कंसिडर नहीं करती है, तो वो भी एक होना चाहिए। प्लस रेप लॉज भी है, वो भी मिसयूज़ होने लग गए हैं काफ़ी सालों से। लेकिन जब कोर्ट्स एंड पुलिस के पास ये सब आता है तो वो लोग हंसते हैं इसके ऊपर। तो यही है कि जो अगर फेक केसेस हो रहे हैं तो वो स्ट्रिक्टली डेट किया जाए, पनिश किया जाए फेक केस। जो रियल केसेस हो रहे हैं उन पर भी तो देखिए, आरजीकर वाले केस में इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ? आरजीकर में प्रोटेस्ट तो हुआ था, पर उस बहुत उसमें आजीवन कारावास मिला है उसको, तो आपको क्या लगता है वो जस्टिफाइड है? यस मैम, जस्टिफाइड है, उसको आजीवन कारावास हुआ है तो उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ही इज कल्प्रेट उसको बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपने गलत किया है तो आप उसकी सजा भुगतेंगे ही। और मैं ये भी बोलना चाहूँ, अगर मतलब उसको फांसी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो फॉल्स केस कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए। उनको कुछ पनिशमेंट नहीं होती, तभी फेक केसेस बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम फेक केस करने के बाद भी अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मेरी वाइफ एडल्ट्री में है और उसको एक बच्चा भी है। केसेस चल रहे हैं मेरे पास 4-5, कोई मुझे राहत नहीं मिल रही। कब से केसेस चल रहे हैं? 2022 से मेरे पास केस चल रहे हैं। 4-5 केस उसने कर रखे हैं। अडल्ट्री में रह रही है, उसके बच्चा भी हो गया है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली से ही हैं आप? हाँ जी, मेरी जॉब भी छूटने के कगार पर है। इन्हीं सभी केस उसके चलते हैं। तो अभी आप कभी लोअर कोर्ट में जाकर कर रहे हैं? हाँ जी, लोअर कोर्ट में है, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है और इसलिए हम चाहते हैं कि मेंस आयोग बनना चाहिए, मेंस कमीशन बनना चाहिए। मेंस की भी क्या एलिगेशंस लगाए गए आप? मेरे ऊपर सारे उसने एडल्ट्री के केस लगा रखे हैं, मारपीट के, और मतलब 4-5 केस हैं मेरे ऊपर। गुजारा भत्ता भी मेरे से ले रही है, इवन दैट वो एडल्ट्री में भी है और क्या नाम है, बच्चा भी हो गया उसके बाद भी वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और केसेस सारे चल ही रहे हैं। बच्चे से मिलने दिया जा रहा है? नहीं, वो किसी और का बच्चा है, अडल्ट्री से बच्चा है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेंस कमीशन बनना चाहिए और जिनको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है लॉज की, उनके लिए भी लॉज बनने चाहिए, मेंस के लिए भी लॉज बनने चाहिए। हेलो, मैं डॉक्टर संदीप गोहे, मैं भोपाल से आया हूँ। जैसे कि 498 डोमेस्टिक वायलेंस 125 जो भी नए और जो NBA में जब भी हुआ है, 498 जब बना था और डोमेस्टिक वायलेंस जब बना था तो ये महिलाओं के एक्चुअल में जो प्रताड़ित होती थी उन लोगों के लिए बना हुआ था ये। बट मगर अभी जो है इसका हम देख रहे हैं कि पूरा तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। और जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो डोमेस्टिक वायलेंस में ये हो रहा है कि महिलाओं का किसी भी मानसिक, शारीरिक तरीके से परेशान करना, यानी वोकैबुलरी कुछ बोल देना उसे, या तो फिर उसे जो है शारीरिक रूप से परेशान करना। मगर आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ महिलाएं जो है इसमें लूप पॉइंट देखकर अपने स्वार्थ के लिए, हम पूरी महिलाओं के अगेंस्ट नहीं हैं, क्योंकि हम भी महिला, हमारे समाज में, हमारे घर में भी महिला है। कुछ महिलाएं जो है इसका जो है मिसयूज़ करती है, इसमें लूप पॉइंट देखकर, और उसमें जो है अपना स्वार्थ के लिए फिर जो है वो सामने किसी को भी केस लगा देती है और चाहते ना चाहते हुए वो उसे जेल हो जाती है और वो जो है एक बहुत बड़ा स्टिग्मा और एक बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है उसकी पूरी फैमिली के लिए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर कभी कभी लड़का सुसाइड भी कर लेता है। 125 ओके, 125 जो है अभी जो चेंज हो गया है BNS में, वो 124(8) हो गया है, जिसमें कि महिला जो 498 या डोमेस्टिक वायलेंस या किसी कारणवश से पति से अलग रह रही है तो वो कोर्ट से अपने मेंटेनेंस की गुहार करती है, जिसमें कि उसे वहाँ रहने का खर्चा और अपना गुजारा भत्ता, अगर बच्चा है तो उसके लिए भी गुजारा भत्ता, ये डिमांड उनकी होती है। बट मगर यहाँ पे भी एक चीज़ ये हो रही है कि शी इज़ ऑलरेडी एजुकेटेड और वो बहुत अच्छी जॉब कर रही है, उसके बावजूद भी जो है लॉ का मिसयूज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम में देखी जा रही है। तो आपका क्या कहना है इस सत्याग्रह के ऊपर? कहाँ से आई हैं आप? मैं चंडीगढ़ से। क्या नाम है आपका? दुर्गा शर्मा। ठीक है, तो क्या कहना है सत्याग्रह फॉर मेन के लिए? मैं तो मैडम कुछ नहीं, मेरे बेटे की शादी हुई है, उसके लिए मैं तो कह रही हूँ कि जो एक 6 महीने 7 महीने लड़की रही है, सब कुछ लेके भाग गई है,
केस डाल दिया हमारे ऊपर, हमारा कोई कसूर नहीं है उसमें। अच्छा, नहीं मैम, कोई बात नहीं। मैम हिम्मत से बताइए आप, मतलब इसीलिए तो सब लोग आए हैं। वही मैं देख रही हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत पुरुषों को देख रही हूँ, बट आपको देखकर मुझे लगा कि महिला भी आई है इसमें, तो ये क्या कहानी है? बस ये कि ये तो अत्याचार ही हो रहा है बुजुर्गों के ऊपर, ये बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार है, जो इसको देखना चाहिए भी सह सकते हैं कि नहीं सह सकते। अभी कोर्ट में चल रहा है केस। लड़की ने केस डाल दिया। क्या क्या आरोप लगाए? 4 केस हैं, सारे ही केस डाले हुए हैं। लगा सकते थे, सब लगाए, बहुत ध्यान रखा गया है, सब कुछ है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, महिलाओं को राइट्स मिले हैं लेकिन उनका मिसयूज़ ना किया जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गर्ल्स। मतलब बॉयज़ को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आज की डेट में। अगर ये हमने नहीं संभाला तो इसके हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। और अभी हमने रिसेंटली देखा ही है, बॉयज़ इतना अंदर घुट घुट के सुसाइड तक पहुंच गए, तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अभी कैसे हालात है परिवार में? परिवार में देख ही रहे हो, वहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं, एक जी रहे हैं, जीने वाले हालात नहीं है हमारे। और बेटे के खिलाफ क्या चल रहा है? केस डाला हुआ है, बेटे के रोज़ आना पड़ता है, इतनी दूर 400 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ, हफ्ते में महीने में 4-5 बार ही आता है वो। लड़की पढ़ी लिखी जॉब करती है? ना जॉब तो कर रही है, बीएड की हुई है खाली उसने, पर ये है कि वहाँ पर जॉब कर रही है और फिर भी खर्चा मांग रही है, ये करना वो करना। क्या हुआ ऐसा कि ये पूरा केस? कुछ भी नहीं, घर से अच्छी भली बेटी हुई थी, लेके गई है, दोबारा वापस नहीं आई। मेरे को प्लाट दो, मेरे को जो पैसा दो, मेरे को ये दो, कुछ नहीं। बेटी से मिलने दिया जा रहा है? ना, बिल्कुल नहीं, बेटी को तो शक्ल भी नहीं देखने देती हो। तो यहाँ पर आपको लगता है कि बनाना चाहिए पुरुषों के लिए एक हिम्मत बननी? बिल्कुल बननी चाहिए, मैं तो कहती बननी चाहिए। लड़के भी तो बेचारे कुछ करें, आगे आए, लड़कों को तो पूछते ही नहीं है। लड़कियों को क्या है, जो सब कुछ लेके तो भाग जाती हैं, उनको पूछता ही कोई नहीं। बहुत आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप ऐसे कहानी बता पा रही हैं। और बहुत बुरा हाल कर रखा है लड़कियों ने, मैं आपको बताऊं, बहुत बुरा हाल है। इनको पूछने वाला कोई होना चाहिए भी, नजायज बुजुर्गों को तंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप लोग? सच की जीत होनी चाहिए, बस सच सामने आना चाहिए। ये लड़कियां लूट रही हैं आजकल, कुछ नहीं कर रही हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नजफगढ़ से आए शख्स की कहानी सुनते हैं जो इस सत्याग्रह फॉर मेन में जुड़े हैं। उनकी कहानी क्या है? सर, आपका नाम? मेरा नाम अविनाश है। तो सर, क्या हुआ है आपके साथ? मेरी एक्चुअल में शादी हो गई है तकरीबन 17-18 साल, और मुझे पता चला कि मेरी बीवी जो है पिछले 1.5 साल से किसी और जिस ऑफिस में जिसके साथ वो काम करती है उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में है। तो जब मुझे ये पता चला कि ऐसे ऐसे उसका फ़िज़िकल रिलेशनशिप चल रहा है, तो जब मैंने उससे डिवोर्स के लिए बोला तो उसने पहले कोशिश की कि इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर लूँ, और मुझे कहा कि तुम भी कर लो, अगर मैंने किया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहा मुझे इस तरह का रिश्ता चाहिए ही नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। जब मैंने उसको कहा मुझे डिवोर्स चाहिए, तो उसने देख लिया कि ये मानने वाला नहीं है, डिवोर्स लेके ही मानेगा। तो उसने पहला इल्ज़ाम मुझ पे लगाया चोरी का, कि आपने मेरी चूड़ियाँ चुरा ली। मेरी 4 चूड़ियाँ मैंने पहन रखी थी, 3 चूड़ियाँ मेरी गायब हो गई हैं गोल्ड की, तो तुमने चोरी की है। तो फिर उसके लिए पुलिस आई घर पे, मैंने उनको बताया कि ऐसा मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया चोरी का। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप जो है FIR करिए। तो उन्होंने कहा नहीं FIR करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये मैं बता रही हूँ कि मेरी चूड़ी चोरी हुई है, जिसने चोरी की है तो उसको आप पकड़ो। तो उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं होता है। फिर जब उसने देखा कि ये सब चीज़ें मेरी नहीं वो हो रही, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो उसने मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया कि जी इसने मुझे मारा पीटा और मुझे मतलब मुझ पे हैरेस किया। तो जाके वुमेन सेल में जाके कंप्लेंट की मेरी कि भाई मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। वो मेरा केस चलता रहा साथ साथ में। उससे पहले ये जब चीज़ें मुझे पता चली थी, इससे पहले मेरी बड़ी 2 बेटियां हैं, मेरी बड़ी बेटी को उसने कहा कि जो मेरी छोटी बेटी को जो ट्यूशन पढ़ाती है, जो सिर्फ 12th में पढ़ती है, अभी लड़की बच्ची है अभी, उसको बोला कि मेरा उससे अफेयर चल रहा है। और मेरी बड़ी बेटी को बोला कि जाके उसका फ़ोन चेक कर, क्योंकि जिसके मन में चोर होता है ना, वो हमेशा दूसरों में चोर देखता है। फिर उसने
ये सब करने के बाद उसमें लास्ट उसमें मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया उसने ये लगाया कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी वजह से मुझे पुलिस थाने में सुबह 4 बजे तक बिठा के रखा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति की औरतें होती हैं, हम तो सुनते थे बचपन में कि रामायण देखते थे कि शूर्पणखा ने सिर्फ लक्ष्मण जी को कुछ बोल बोले थे तो उन्होंने नाक काट दिया था। आज की डेट में तो क्या कुछ नहीं हो रहा। आप देखो सोशल मीडिया पे देख लो, दुनिया जान में देख लो, क्या क्या नहीं हो रहा है। और ये महिला सशस्त्रीकरण के नाम पर जो बलि चढ़ाई जा रही है आदमियों की, ये नहीं होना चाहिए। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इस मामले पे लेकर बीजेपी से बहुत नाराज़ हूँ और मैं शायद वोट भी ना करूं आगे बीजेपी को, क्योंकि अगर 10-12 अगर वो ये कहते हैं कि ये पिछले टाइम से इस तरह के कानून चलते आ रहे हैं तो 10-12 साल से तो आप बैठे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आपने भी तो कुछ चेंज नहीं किया है। तो इस तरह से जो कानून बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ हैरेसमेंट ही आदमी को ही प्रूव करना है कि भाई मैं ही इनोसेंट हूँ, और ये सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ मानने के बाद भी कि उसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है, वो अभी भी मेरे घर पे रह रही है, राइट टू लिव एक्सरसाइज कर रही है अपना। ये कैसा राइट टू लिव है? शादी का मतलब क्या होता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ हर तरह से आप उसके साथ में हर तरह की रिलेशनशिप में हो। अब जब किसी ने डिसाइड कर लिया कि वो बाहर जाके उसका रिलेशनशिप उसने बनाना है, तो उसका क्या मतलब रहता है कि मेरे साथ भी वो मेरे ही घर में रहे और मुझे पता है कि वो जा रही है बाहर और बाहर जाके वो फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है, तो ये किस तरह का राइट टू लिव है? तो मैं ये जो व्यवस्था बनी हुई है इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये बहुत ही गलत तरीका है किसी को प्रताड़ित करने का, किसी को परेशान करने का, और ये इसमें पूरी की पूरी व्यवस्था साथ देती है औरत का। कमीशन के बनने से आपको लगता है? हाँ, ज़रूर कुछ होगा, क्योंकि देखिए ये कोई तरीका नहीं है, ये बहुत ही एक तरफा कानून बने हुए हैं कि भाई औरत ने जो बोल दिया चलो भाई आदमी को पकड़ो, औरत ने जो कह दिया जी मारा है जी, हाँ ठीक है जी, इसने मारा ही होगा तो पकड़ो उसको, उसमें पूछताछ कुछ नहीं है। अगर यही बात मैं उस पर इल्ज़ाम लगाता, जो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए कि इसने चोरी कर दी या इसने मुझे मारा पीटा, या फिर मैं किसी आदमी के लिए बोल देता कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो उसका शायद केस कुछ अलग ही बन जाता, या फिर या तो वो अंदर होता है मैं अंदर होता। लेकिन क्योंकि वहाँ पर औरत खड़ी है तो उसके हर गुनाह माफ़ होते हैं। ये एक बहुत गलत तरीका है किसी चीज़ को परस्यू करने का। मैं कहता हूँ जो औरतों के साथ गलत होता है उनको तो बेचारियों को पता भी नहीं होता कि कौन कौन से कानून है और कौन कौन से कानून को कैसे कैसे अप्लाई करना है। लेकिन जो दो नंबर और जो राक्षस टाइप की जो औरतें होती हैं उनको सारे कानून पता होता है, उनको बाकी वकील भी सिखाते हैं कि आप इसको ऐसे पकड़ो, इनको ऐसे घुमाओ, इनको इस तरह से फंसाओ, इनको ऐसे ऐसे घुमाओ और ऐसे इनको पीछे पीछे भगाओ अपने, ताकि ये चक्कर काटते हैं कभी कोर्ट के कभी पुलिस के और हार मान जाए, बाद में अपना कंप्रोमाइज़ कर रहे किसी भी तरह कि भाई हाथ जोड़ लो कि भैया मैं इतना धक्के नहीं खा सकता, मैं जगह जगह नहीं भाग सकता। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। कानून को मैं तो कहता हूँ सरकार को कुछ करना चाहिए। ये इस तरह से तो आपकी जो आपके सपोर्टर हैं वो भी आपसे छिन जाएंगे। ठीक है सर, आपने अपनी कहानी बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कोई कहानी? मेरा नाम बालाजी है और मैं आया हूँ संभाजी नगर जो भी महाराष्ट्र में है। तो क्या हुआ था पता है, मेरी शादी हो गई थी, तो शादी के 86 डे के बाद मेरी जो वाइफ थी वो क्या बोलने लगी कि तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहिए, उनसे आप सेपरेट रहो। तो मैं बोला मैं सेपरेट नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी कोई सेपरेट नहीं रहते ना। तो उसके बाद उसने फिर क्या किया, हमें मारने के लिए फिर घर में झगड़ा लड़ाई करने लगी, क्लेश करने लगी। मैंने क्या बोला ऐसा मत कर, इससे क्या होने वाला, फैमिली टूट जाएगा। तो उसकी जब मैंने घर पर बताया कि तुम्हारी बेटी ऐसा करे वैसा करे, तो वो बोले छोटी है समझ लो, ऐसा ठीक है मान लिया मैंने टाइम पे। फिर एक दिन उसने क्या किया, हमें घर में अंदर बंद करके वो घर से सुबह 4 बजे बाहर से लॉक करके बाहर चली गई, हमें जान से मारने के लिए। उसका कुछ प्लान था पता नहीं। फिर हम जब उसके घर पे उसको छोड़ के चले गए कि तुम्हारे बेटे समझा उसे, फिर उन्हें हमारे ऊपर 498 केस डाला। फिर हम वहाँ पे गए तो हमने पुलिस को बताया कि मैंने कुछ किया नहीं, मेरे पास सारे सबूत है, तुम देख लो। केस चल रहा है अभी? हाँ केस चल रहा है, और हमारे पास जो सबूत है वो कोई देखता नहीं है। वो क्या बोलते तुम जाके कोर्ट में दिखाओ, कोर्ट भी देखता नहीं, जो जाएंगे। लेकिन तुम ऐसी झूठी एफआईआर क्यों ले रहे हो? कोई अगर महिला तुम्हारे पास आती है सिर्फ बोलते कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो क्या हुआ है तू बताना, पहले प्रूफ कर पूरा। अगर किसी औरत की तुम मुंह ज़बानी कहने से सुन के अगर एफआईआर लिख लेते हो तो पुरुष की बात सुनो ना। हम कह रहे भाई निर्दोष, हमने कुछ नहीं किया, हमारे सारे सबूत हो के भी तुम देख रहे नहीं हो। और जब महिला से मुंह सुनाई कहानी तुम मनगढ़ंत कहानी सुन रहे हो, देख रहे हो, मतलब क्या चल रहा है? बहुत गलत चल रहा है, और ये कहीं भी रुकना चाहिए और पुरुष आयोग बनना चाहिए। मेरा नाम चंद्रप्रकाश छारे और मैं बैतूल से हूँ। ऐसा है बैतूल की टीम को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे आया हूँ। और मेरी स्टोरी ऐसी है कि मेरे केस जो है एडल्ट्री वाला है, जिससे मैं फ़ाइट तो कर रहा हूँ, बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी बेटी सर्वाइव कर रही है। क्योंकि मानो हर चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की, उसको फादर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। क्योंकि जो प्रोटेक्शन और जो केयर उसके पापा कर सकते हैं वो मम्मी कभी नहीं कर सकती। उसकी मम्मी ऑलरेडी एडल्ट्री में रह रही है, अदर पर्सन के साथ है, बट उसके बावजूद मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहा हूँ।
4 साल हो गए। इवन हर साल उसके बर्थडे में ब्लड डोनेट करता हूँ। कहाँ तक पहुँचा है? ये कस्टडी उन्हीं के पास? कस्टडी नहीं मिली अभी, कस्टडी से रिलेटेड कुछ हुआ नहीं है, बट वो मुझे बेटी अपने पास लेकर चली गई है साथ में, और मुझे मिलने भी नहीं देती है। और 1-2 बार कोशिश करी तो वो आजकल जो उनको राइट्स मिले हुए हैं, इवन अभी आज ही का एक रिसेंटली केस पता चला है कि मेरा फ्रेंड गया था तो उसकी बच्ची को तो उसके ऊपर क्या कहते हैं अपहरण का केस लगा दिया, बेचारा अभी बेल के लिए परेशान। तो अभी आप पर केस लगा नहीं है, बट वो धमकी दे रही है? नहीं, धमकी नहीं लगा है, तो धमकी दे रही है, बट मुझे बेटी से मिलने ही नहीं दे रही है। इवन मुझे कोर्ट से भी ऑर्डर है कि मेरे को बेटी से मिलने दिया जाए, बट वो मिलने ही नहीं देती है। हर बार कोई ना कोई अलग तरीके से परेशान करती है। ठीक है सर, तो पुरुष आयोग बनने से कुछ बदलाव आएंगे? पुरुष आयोग बनने से सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि हमें वो अधिकार मिलेगा जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम आज अपनी बेटी से मिलने के लिए तरसते हैं, हम अपने पर्यावरण से साथ में रहने को तरसते हैं। वुमेन्स के लिए हर तरीके की सुविधा है, बट हम हमारे लिए क्या है? इवन मैं खुद इस कंडीशन में आऊँगी, मैं कोई जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ जॉब करता हूँ उसके बावजूद भी मुझे उसके एलिमनी के लिए पैसे के लिए डिमांड करी तो उसके लिए तैयारी करना है, मंथली उसको देना है, वो देना है। लेकिन उसके बावजूद मुझे ना बेटी से मुलाकात होती है, ना मैं खुद की लाइफ जी पा रहा हूँ। वो तो अपनी लाइफ तो फुल इंजॉय कर रही है। ठीक है सर, आशा करते हैं कि आपका जो भी परेशानी है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए। थैंक यू। जिसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो कौन सा एक मिशन है जिसके लिए हम यहाँ पे? My name is R.J. Shekhar Basha. I'm a radio jockey at Big FM, and I'm also the latest Big Boss 8 contestant in Telugu. I'm also a commentator before Star Sports. I'm a TV anchor also, and an activist, men's rights activist. Why you are here, sir? So I am here because I saw a video on YouTube fighting for men's rights. Okay, there are people of the same feather, so I want to support them and get support for the cause that I am fighting. So I came here. He is a pharma scientist from Hyderabad. He killed himself because of his wife, just like Atul Subhash. Atul Subhash has become a big news, like wildfire. It caught up in the entire India. But this happened 4 days back. 4 days. He separated from his wife. His wife put some allegations on him, and he was not allowed to meet his daughter. His daughter was 6 years old, so he was staying away. But on his daughter's birthday, he wanted to give her a gift and wish her. He went there to the mother's house, and he was brutally beaten and thrown out of that house. The mother and his in-laws. He was not allowed to even meet his daughter. He was thrown out of the house, and he was also put into false cases, like he tried to kidnap the daughter. I want equality in law. It's not man or woman. It's a person. It should, whenever they write a law, it should mention as a person, not husband or wife. It should represent as spouse, anybody. And like she teams, they should form he teams. When you go to a police station to complain about your wife, or if you are tortured by a woman or blackmailed by a woman, there is no support for a man. So you see this 493 section. I show you one more guy. He is Johnny Master is a famous choreographer, national award winning choreographer. He was awarded national award this year and was rejected because he was framed into a POCSO case by a major. So there was a assistant choreographer who joined him at the age of 17 years, 364 days. Technically she was minor. Then they developed an FIR. After 5 years, she claims that he is raping her since 5 years. And because the day of their meeting was when she was minor, she can file a POCSO case. Even now, right now, she is 22 or 23. She is
put a POCSO case, 376 on him. So this has become a fashion. There might be a Nirbhaya, there might be a Disha, there might be a Calcutta rape case. That is true. We should stand by them, no doubt. But when you see 99% of the rape cases are put for harassing men or to extort money. This has become a employment for uneducated or those who doesn't want to do job. This is an easy money. You know what, this guy, he's a Tollywood hero. His name is Raj Tarun. So he was in living relation with a girl for 3 years. After that she broke up and she was there with another guy. And she filed a complaint on the another guy that he raped her. When she asked him to marry, because we were been living so many days, I am pregnant also, so you should marry me. On that day when she demanded, this guy raped her again. Raped her and assaulted her. Then she put a 376 on that guy. After a few days, she puts a case on this guy, hero. She was long time back with him and she wanted money. So this is 493, which is atrocious law. 493 IPC says when a woman and men are living together and they have sex for some time, and at one point of the time the girl wants to break up due to she might have better matrimonial bond or a better man, she is moving off. The guy should keep quiet. He cannot ask. If he asks, he would be put a case and she teams will arrest him. If the same thing happens, if the girl breaks up, we can't do anything. But if a guy breaks up, under section 493, she can file a case and 10 years of imprisonment just because the change of gender. If you are a man, you are liable for 10 years imprisonment. If you are a girl, you can walk away freely. This is atrocious, ridiculous law. So that 493 was on him, 376 was on him, custody was on. इस पूरी रिपोर्ट में हमने पुरुषों की, महिलाओं की, यहाँ तक कि बुजुर्गों की भी कहानी सुनी जो पीड़ित हैं, जो चाहते हैं कि उनके बेटे को या फिर उनके जो भी भाई है उसको न्याय दिया जाए, क्योंकि किसी के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके पीछे ये अनलॉफुल यूज़ है कानूनों का, जिसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। 498 को यहाँ पर हमने समझा। आपका इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।